वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका 11th क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से है। और पहले चैप्टर में मैंने यहाँ 4 लेक्चर आपको सेंड कर दिए हैं। आज 5वां लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब आज का जो लेक्चर है वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर आपको सेंड किए हैं, जिसमें जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर था वो था रासायनिक संयोग के नियम पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। उससे पहले सिग्निफिकेंस नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आप स्टार्ट से देखना स्टार्ट करें इसको, ताकि आपको आज का लेक्चर क्लियर समझ में आ जाए। आज हम कुछ बेसिक जो केमिस्ट्री के फंडामेंटल होते हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एटॉमिक मास पर, परमाणुविक द्रव्यमान पर, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास पर, मोल कंसेप्ट पर, ठीक है। इसके अलावा मोल कंसेप्ट में आपका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलर मास और प्रतिशत संगठन के बारे में, किसी भी फॉर्मूले के अंदर कोई तत्व कितना प्रतिशत है उसको किस तरह से निकाला जाए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका एटॉमिक मास के बारे में। बच्चों आपको पता है, इससे पहले वाले में हमने डाल्टन का परमाणुवाद पढ़ा था। तो वहाँ पर उसने कहा था कि कोई भी द्रव्य यानी कि मैटर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अनकट पार्टिकल एटम से बना होता है। और एटम बहुत ही आपका क्या होता है, माइक्रो होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसका कि वेट जो लिया जाए या मास जो लिया जाए तो वह मास क्या होता है, बहुत ही कम आता है। तो ऐसी स्थिति में उसके मास को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूं, मास और इसके जैसा ही एक वर्ड और होता है वेट, दोनों में डिफरेंस है। वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता है। वेट के साथ मास को उस वहाँ की ग्रेविटी के साथ क्या किया जाता है, रेडिएशन फोर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि अर्थ पर कोई आपका सब्सटेंस है और उसका वेट 10 kg है, और अगर उसी का ही वेट वहाँ मून पर लिया जाए तो वहाँ पर आपको 2.5 के लगभग आपको मिलेगा kg में। लेकिन मास किसी भी सब्सटेंस का हर जगह पर कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिए मास और वेट में। वेट हमेशा ग्रेविटी के साथ चेंज हो जाता है। अब आपका पहला जो पॉइंट है एटॉमिक मास यानी कि परमाणुविक द्रव्यमान। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, ये परमाणु बहुत छोटा होता है, तो इसके मास को कैलकुलेट किया जाना बड़ा टिपिकल काम है। आज जो मॉडर्न साइंस के अंदर तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किसी भी एटम का मास आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जब किसी परमाणु के मास का डिटर्मिनेशन करना था तो स्टार्ट में हाइड्रोजन को मानक बनाया गया। हाइड्रोजन का स्वेच्छा से सबसे हल्का होने के कारण वेट 1 लिया गया, जिसकी कोई यूनिट नहीं थी। फिर कोई भी तत्व है उसका जो एटम है हाइड्रोजन से कितना भारी होता है, उसी के संदर्भ में क्या किया जाता है, उसका एटॉमिक मास निकाला गया है। किंतु 1961 से यहाँ पर हाइड्रोजन के बजाय कार्बन 12 का प्रयोग किया जाने लगा और इसके रेफरेंस में एटॉमिक मास निकालना प्रारंभ किया। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास माना गया वो था 12 AMU। 12 AMU का मतलब, AMU का मतलब यहाँ पर है एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन 12 के एक समस्थानिक का जो वेट लिया गया यानी कि जो मास लिया गया वो सबसे पहले कितना मान लिया गया, 12 AMU माना गया है, ठीक है। अब किसी भी तत्व का एटॉमिक मास कितना होगा, तो कार्बन 12 यानी कि C12 के 1/12वें भाग से कोई तत्व जितने गुना भारी होगा वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होता है। कार्बन 12 का जो मास लिया गया वो क्या था, 12 AMU लिया गया था। और किसी भी तत्व का आपको अगर क्या निकालना है, उसका मास ज्ञात करना है, तो उस एलिमेंट के एटम का मास निकालने के लिए कार्बन 12 का जो 1/12वां अंश है उससे वह कितने गुना भारी है, उसी को उसका क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास। तो यहाँ से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास
द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी हो, यानी कि कार्बन 12 का 1/12वां भाग जो आएगा, तो कार्बन 12 का 1/12वें भाग का यानी कि C12 के 1/12वें भाग का जो मास है वह मास होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसी को क्या माना गया, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एक बराबर क्या हो जाता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम में इतने के बराबर 1 AMU होगा। अब जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन का जो आपका मास है वो हो जाता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हाइड्रोजन के एटम का मास है। अब AMU में ग्राम को बदलेंगे तो AMU में कितना हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का AMU में मान हो जाएगा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, क्योंकि 1 AMU बराबर इतना है ग्राम है, तो इतने ग्राम बराबर कितना हो जाएगा। तो लगभग हाइड्रोजन का जो मास AMU में आता है 0.008 U। वर्तमान में AMU के बजाय पे केवल U का प्रयोग भी किया जाता है। U का मतलब यहाँ पर हो जाता है यूनिफाइड मास, ठीक है ना। U का मतलब क्या है, AMU ही है ये, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन कार्बन 12 का 1/12वें भाग का जो भार है वो ये है 1/12वें के, उससे ये कितने गुना भारी हो गया, तो 1.008, और यही इसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का जो है, तो ऑक्सीजन का जो आता है ऑक्सीजन 16 का वो हो जाता है 15.996 AMU। इस तरह से जो भी तत्व हैं उसका यदि आपको एटॉमिक मास निकालना है तो उस तत्व के भार में, एटम के भार में हम क्या करते हैं, 1 AMU को इसे डिवाइड कर देते हैं, जिससे उसका क्या जाता है, एटॉमिक मास यूनिट आ जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी एटम का आपको ग्राम में वेट दे रखा है और उसको एटॉमिक मास में बदलना है तो ग्राम में वेट अपॉन AMU, ठीक है ना। और यदि आपको AMU से ग्राम बनाना है तो AMU का जो वेट है उससे वापस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किससे, 1.66056 इंटू 10⁻24 से। इस रिलेशन से हम ग्राम को AMU में और AMU को ग्राम में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, औसत परमाणविक द्रव्यमान। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहली चीज कि प्रकृति में कई सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनके की आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक होते हैं। जैसे कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। आइसोटोप्स के बारे में आपने पहले भी 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, 10th क्लास तक, कि एक ही तत्व के डिफरेंट परमाणु जिनके अंदर प्रोटॉन तो सिमिलर हो किंतु उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस एलिमेंट का एटॉमिक मास या उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास क्या माना जाए, तो वहाँ पर सभी समस्थानिकों की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए उसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब किसी तत्व के डिफरेंट समस्थानिक जो होते हैं उनका डिफरेंट मोलिकुलर एटॉमिक मास होता है, उससे एवरेज ज्ञात किया जाता है और उस तत्व का एवरेज एटॉमिक मास ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन के आपके 3 समस्थानिक हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14।
ठीक है। और जो नेचर में ये पाए जाते हैं वहाँ पर इसकी कार्बन 12 की परसेंटेज सबसे ज़्यादा 98.892% ये होता है, ठीक। कार्बन 13 1.03% उपस्थित पाया जाता है साथ में, और वहाँ पर 2 × 10⁻10% क्या पाया जाता है, लेस मात्रा में कार्बन 14 पाया जाता है। ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इसका यूज आगे भी पढ़ोगे आपने कि कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में, ओके। अब इनका एवरेज मास किस तरह से निकाला जाए, ये तो इसकी परसेंटेज होगी, ठीक है। कार्बन 12 का जो है एटॉमिक मास है 12 U AMU, जो मैंने बताया U या AMU लिखा जाता है। इसका हो जाता है 13.0038 U, ओके। और इसका हो जाता है 14.00317, यानी कि 98% जो कार्बन एटम है, कार्बन के साथ सभी मिले हुए होते हैं नेचर में, तो इन एटम का जो आपका वेट है, मास है, वो कितना है 12 AMU के बराबर। कार्बन 13 के 1% होते हैं, लेकिन इनका वेट कितना है 13.0038 U, और लास्ट आपका 14 वाले का जो है वो होता है 14.00317, ओके। अब इनका एवरेज मास निकालने के लिए क्या करेंगे, 98 यानी कि कार्बन की टोटल मास कितना हो जाता है, तो 98.892 × 12 प्लस कार्बन 13 का हो जाएगा 1.03 × 13.0038, यानी इतने प्रतिशत का वेट इतना हो गया, प्लस 2 × 10⁻⁻10 × 14.00317, ओके। और अब इसको सोल्व करते हैं तो ये आता है टोटल आपका 12.011 AMU, यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक मास लिया जाएगा वो न तो 12 होगा, न 13 होगा, न 14 होगा। इसका एवरेज जो आता है वो कितना हो जाता है 12.011। इसी तरह क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन 37 होता है, क्लोरीन आपका 35 होता है, तो आइसोटोप्स, तो उसका जो वेट आता है वो 35.5 आता है। कहने का मतलब किसी भी एटम का वेट यदि आप पॉइंट में दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कट हो गए, यानी कि 1/2 हो गया है, तो एटम अनकट होगा, इसलिए उसका जो वेट आएगा वो किस में आएगा, आपका पूर्णांक संख्याओं में आता है। लेकिन प्रकृति में जब वो समस्थानिक के रूप में पाया जाता है तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, ठीक है, इसीलिए वो आपका क्या होगा, पॉइंट्स में आता है। आगे समझ में, इस तरह से किसी का भी आपको एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालना है, और अगर आपको आइसोटॉप्स दिए गए हैं और उनकी परसेंटेज वैल्यू पता है और उनका वेट मास पता है, तो आप उस परसेंटेज को उसके मास से मल्टीप्लाई करके सभी के इस तरह से करके उसको प्लस करते हैं, तो उसका क्या जाता है, एटॉमिक मोलिकुलर यूनिट जो आएगी आपकी AMU, वो आपका किस में आ जाएगा, एवरेज में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो इस उदाहरण को उतार लो। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान के बारे में, जिसको जनरली हम अणुभार के रूप में भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग यानी कि 1 AMU से कितने गुना भारी है, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा हो जाती है कि किसी अणु का आणविक द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, ठीक है। ये तो होगी डेफिनेशन की बात, क्योंकि कार्बन 12 का जो 1/12वां अंश है, जो मैंने आपको बताया 1 AMU होता है, तो उसका जो अणु का भार है, ठीक है, यानी कि आणविक द्रव्यमान, उससे जितने गुना 1/12 जितना गुना भारी होगा, उसका द्रव्यमान उतना ही आणविक द्रव्यमान माना जाएगा। जनरली होता क्या है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना बड़ा आसान सा होता है।
आणविक द्रव्यमान किसी भी अणु के अंदर उपस्थित जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के परमाणविक द्रव्यमानों का टोटल सम होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपकी कोई यौगिक है, उदाहरण के लिए कोई अणु लिया मैंने CH4 मीथेन, अब इसका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कार्बन का और हाइड्रोजन का परमाणुकता कितनी हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। परमाणुकता का तात्पर्य होता है किसी अणु या यौगिक के अंदर उपस्थित तत्वों की कुल संख्या। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तो टोटल इसकी परमाणुकता कितनी हो जाती है, 1 + 4 = 5। तो CH4 की परमाणुकता कितनी होगी, 5। इसमें अब इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो कार्बन के परमाणविक द्रव्यमान इंटू परमाणुकता, हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान इंटू हाइड्रोजन की संख्या या हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है। तो यहाँ पर कार्बन 1 बार है और हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 बार। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना हो जाता है, 12.011 और 1 बार ही है, और ये हो जाता है 4 × 0.008। क्लियर है। तो लगभग इसको हम इस तरह से लेते हैं कि इसको 12 मान लेते हैं और इसको कितना मान लेते हैं, 4। तो इसका जो मोलिकुलर मास आएगा, मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 16। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे H2O का मोलिकुलर मास निकालना है तो H2O में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। ओके, ये आपका ऑक्सीजन है, 10 नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी परमाणुकता कुल कितनी होगी, 3। अब हाइड्रोजन का कितना है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 × 1 इक्वल हो जाएगा 18। इस तरह से और निकालना है, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर अब आपका कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो कैल्शियम का वेट हो जाता है यहाँ पर मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास जो है 14, यहाँ 40 और यहाँ पर कितना है 12 और ये कितना है 3 × 16। क्लियर है। और अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 AMU। ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या होगा AMU होगा और ये भी आपका क्या होगा U होगा। समझ में आया। इस तरह से आप किसी का भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2SO4 के लिए निकालते हैं अपन, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, ठीक है, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब आप टोटल कर लें 2 × 1 प्लस 1 × सल्फर का होता है 32 प्लस 4 × 16, तो ये हो गया आपका 2 + 32 + 64। ओके, और टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 98 AMU। इस तरह से आप आणविक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किसी भी अणु में उसकी जो तत्वों की मात्रा है या तत्वों की संख्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान के सम को क्या कहा जाएगा यहाँ पर आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो कुल कितने हैं तो उसकी परमाणुकता हो जाती है। तो CH4 में कार्बन की परमाणुकता 1 है, हाइड्रोजन की 4 है, टोटल परमाणुकता कितनी होगी इसकी 5 होगी। तो इन सबका एटॉमिक मास का जो सम आता है वो हो गया आपका कितना 16 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका आणविक द्रव्यमान 16 हो जाता है। ओके, चलो उतार लो इसको। अब नेक्स्ट एक और लेते हैं अपन, फॉर्मूला मास, सूत्रभार या सूत्र द्रव्यमान। अब इस वर्ड का प्रयोग या इस कंटेंट का प्रयोग कहाँ किया जाता है हम देखते हैं। जैसे ये वैसे आपका है आणविक द्रव्यमान की तरह ही है, लेकिन प्रकृति के अंदर जो आपके आयनिक कंपाउंड जो आयनों से बनते हैं, ठीक है, तो वो आपके जिस तरह से आपका H2O है, अभी मैंने जो आपको बताया था, तो H2O की तरह ना होकर वो क्या करते हैं, लेटिस का निर्माण करते हैं, जैसे कि NaCl। NaCl जो है वो Na+ और Cl- आयन से बना होता है, और ये आपस में इस तरह से होते हैं जैसे कि एक लेटिस स्ट्रक्चर होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपस में बंधे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके Na आ गए, ठीक है, और मैं नेगेटिव आयन को थोड़ा सा अलग से शो कर देता हूँ। यहाँ पर आपके जितने भी है ये कौन से हैं, प्लस आयन, Na+ आयन है।
और इन सब के बीच में क्या होता है, Cl आयन होता है। जैसे यहाँ पर आपका Cl आयन है, यहाँ पर आपका Cl आयन है, यहाँ पर आपका Cl आयन है, यहाँ पर आपका Cl आयन है। इस जगह पर आपका Cl आयन होगा, इस जगह पर Cl आयन होगा, इस जगह पर Cl आयन होगा, इस जगह पर आपका, इस तरह से ये क्या होते हैं, माइनस और प्लस आपस में मिलकर एक लैटिस का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर कई सारे Na और कई सारे Cl जुड़े हुए हैं, तो अब NaCl का मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो अब इसका मोलिक्यूल द्विपरमाणविक नहीं है, बहुपरमाणविक है। कई सारे परमाणु आपस में गुथे हुए हैं, लैटिस बना चुके हैं। तो यहाँ पर आणविक द्रव्यमान की जगह पर किसका काम में लिया जाता है, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास NaCl का क्या हो जाएगा, तो निकलेगा उसी तरीके से NaCl, यहाँ पर एक Na और एक Cl का लिया जाएगा, ठीक है। वैसे है ये N मोलिक्यूल, तो यहाँ पर Na का हो गया 23.0 और ये हो गया आपका 35.5 और टोटल जो होता है वो होता है 58.5 AMU। यहाँ पर इसको फॉर्मूला मास कहा जाएगा। यानी कि जब कोई अणु इस तरह से लैटिस में उपस्थित होते हैं, यानी कई सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर एटॉमिक मास के बजाय क्या लिया, मतलब मॉलिक्यूलर मास की जगह पर क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास लिया जाता है। समझ में आया चीज़। ऐसे जितने भी आपके आयनिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं, जैसे कि KCl हो गया, इनमें भी लैटिस पाया जाएगा, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है ना, कई सारे जो आप आगे पढ़ने वाले हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और उनके कंपाउंड्स को, तो वहाँ पर आपको कई सारे नज़र आएंगे। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं और एक क्रिस्टली फेज में पाए जाते हैं और इनके अंदर एक पूर्ण लैटिस होता है जिसमें कई सारे आयंस आपस में जुड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के बजाय क्या लिया जाता है, फॉर्मूला मास का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो होगा मोल कंसेप्ट पर। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट में मोलर द्रव्यमान की बात करेंगे हम। मोलर परमाणविक द्रव्यमान, मोलर आणविक द्रव्यमान। अब बच्चों सबसे पहले मोल कंसेप्ट को लिए मोल को समझें आप। हर पदार्थ की जो मात्रा होती है, जैसे आप दर्जन एक शब्द काम में लेते हैं किसके लिए, कि 12 पदार्थ की जो आपका पदार्थ लिया गया उसकी अगर 12 क्वांटिटी है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक दर्जन। ऐसे गोश 144 अगर पदार्थों को एक साथ रखें अपन तो उसको क्या कहेंगे, एक गोश कहा जाएगा। तो इसी तरीके से पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए जो ऐसा यूनिट काम में ली गई वो है आपका मोल। मोल पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। अब मोल होता क्या है, तो मोल का मतलब ये हो जाता है कि किसी पदार्थ के अवयवी कणों की संख्या जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित हो। अब पदार्थ के अवयवी कण की बात करें तो पदार्थ के मुख्य रूप से अवयवी कण यहाँ पर जैसे परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये लिए जा सकते हैं। यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने अवयवी कण उपस्थित होते हैं उसके बराबर उस पदार्थ के अवयवी कण मौजूद हैं, तो वह पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, एक मोल कहलाएगी। अब कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने अवयवी कण होंगे, तो कार्बन 12 का जो वेट है आपका वो कितना है, 12 ग्राम, ओके। और कार्बन का एक एटम का जो वेट होता है वो होगा आपका 1 AMU के बराबर 661 × 10⁻⁻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 
24 ग्राम के बराबर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक एटम का जो आपका वेट आता है वो कितना है 1.661 इंटू 10⁻⁻²4। तो 12 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 12 ग्राम अगर इसका लिया जाए जो कि इसका 1 मोल होगा, तो 1.661 इंटू 10⁻⁻²4 और इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि कार्बन के 12 ग्राम के अंदर कार्बन के अवयवी कण यानी कि कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। और इतने अवयवी कणों की संख्या को या मात्रा को हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहेंगे। समझ में आया ये? 1 मोल क्या हो जाता है? किसी पदार्थ का 1 मोल उस पदार्थ की वह मात्रा है जो कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित हो। 12 ग्राम में कौन उपस्थित होंगे? यहाँ पर परमाणु उपस्थित हो। और 12 ग्राम कार्बन में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आती है? 6.023 इंटू 10⁻23। और इसे ही हम क्या कहते हैं? अवोगाद्रो नंबर। जिसको कि Na से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अवोगाद्रो नंबर के बराबर या Na के बराबर अवयवी कणों की जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। समझ में आया ये? डेफिनेशन क्या हो जाती है कि किसी भी पदार्थ की अवयवी कणों की वह मात्रा या पदार्थ की वह मात्रा जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। ठीक? और कार्बन 12 के 12 ग्राम में तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है 1.661 इंटू 10⁻⁻24। तो 12 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 12 ग्राम में अवयवी कणों की संख्या कुल कितनी आ जाती है 6.023 इंटू 10⁻23। और इसे हम क्या कहेंगे? 1 मोल कहेंगे। 1 मोल मात्रा हो जाती है। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं मोलर परमाणविक द्रव्यमान। मोलर परमाणविक द्रव्यमान या मोलर एटॉमिक मास। अब जो मोलर एटॉमिक मास क्या होता है? 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है वही उसका क्या कहलाएगा? मोलर एटॉमिक मास, यदि उसको ग्राम में व्यक्त किया जाए। ठीक है ना? तो 1 मोल परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान परमाणु का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान कहलाता है 1 मोल परमाणु। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 AMU होता है। ठीक है ना? 16 AMU ये बताता है कि कार्बन 12 का जो एक परमाणु का द्रव्यमान है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से ये 16 गुना भारी है। समझ में आ गया ना? ये 16 AMU का मतलब क्या हो गया कि कार्बन का जो आपका एक परमाणु द्रव्यमान था, एक परमाणु का जो द्रव्यमान था वो कितना था 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU के बराबर है। तो इसका मतलब 16 के अंदर कितने हो जाएंगे? तो 16 AMU बराबर हो जाता है 16 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻24। ठीक, अब बात करेंगे 1 मोल परमाणु। तो 1 मोल का मतलब क्या हो गया? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आई चीज़ कि आपका मोलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास। मोलर एटॉमिक मास का मतलब हो जाता है कि किसी परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए, इसमें ग्राम में, तो वह ग्राम उसका क्या कहलाएगा? मोलर एटॉमिक मास कहलाएगा। और मैंने बताया कि ऑक्सीजन का जो
परमाणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 16 AMU के बराबर, और 1 AMU बराबर होता है 1 AMU बराबर क्या हो जाता है 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 16 AMU का कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया आपका एक परमाणु का, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान आ गया, जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा ग्राम में आ जाएगा ये। और अब एक परमाणु का इतना है तो अवगाद्रो संख्या, क्योंकि एक मोल परमाणु का जो ग्राम में वेट आता है वही उसका मोलर एटॉमिक मास कहलाएगा। तो अवयवी कणों की संख्या अब एक मोल में कितनी हो जाती है, परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 16 ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से आप एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे कि सल्फर का A632 AMU वेट होता है। एक परमाणु का जो आपका यानी कि सल्फर का एक परमाणु जो है वो कार्बन के इस परमाणु से 32 गुना क्या है भारी है, इसलिए इसका कितना आ गया एक परमाणु का द्रव्यमान 32 AMU। और एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो 32 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻24। अब ये AMU किससे बदल दिया मैंने ग्राम में, यानी कि सल्फर का ग्राम में वेट होगा इतना, और इसीलिए एक मोल का कितना हो जाएगा, तो 23 इंटू 10⁻23, और ये आ जाता है आपका 32 ग्राम के बराबर। ओके, चलो नोट करो इसको। अब मोलर आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो जैसे मोलर परमाणविक द्रव्यमान होता है कि एक मोल परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है मोलर परमाणविक द्रव्यमान, उसी तरह से एक मोल अणु, ठीक है ना, अणु लिया है, अणु और परमाणु समझा दिया आपको, तो एक मोल अणु के द्रव्यमान को यदि ग्राम में व्यक्त किया जाए तो वह उसका क्या कहलाएगा मोलर आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, या ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है, जिसको हम साधारणतः ग्राम अणुभार के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ग्राम अणुभार क्या हो जाता है, एक मोल अणु का ग्राम में भार क्या कहलाएगा ग्राम अणुभार। केवल आप उसको किस में व्यक्त कर रहे हैं, ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एग्जाम्पल के लिए पहले एक सी डेफिनेशन लिख लें कि एक मोल अणुओं का ग्राम में द्रव्यमान मोलर आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ओके, अब एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि H2O का मोलर आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो H2O का जो आपका वेट है वो होता है 18 AMU। ठीक, तो अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 18 इंटू एक कार्बन से कितने गुना भारी है वो उसका क्या होता है अणुभार, तो 1.661 इंटू 10⁻⁻24, और एक मोल का कितना हो जाएगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर कितना आ जाएगा 18 ग्राम। यानी कि उसके अणुभार के बराबर यदि भार लिया जाए तो वह उसका क्या कहलाता है ग्राम अणुभार कहलाता है। इसी तरह से अगर आप C6H12O6 का लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो आपका मास होता है 180 AMU होता है, और इसी तरीके से आपका इसका ग्राम मोल कितना हो जाएगा 180 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर आ जाएगा 180 ग्राम। तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 का ग्राम मोलर मास कितना हो जाता है, ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा, यानी कि एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा 180 ग्राम होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब बच्चों मोल कंसेप्ट को हम
एक साथ अगर समझें शॉर्ट में तो बड़ा आसान है। सबसे पहले आपका 1 मोल क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। यह मात्रा जो है आपकी वो किसके बराबर हो जाती है, 1 मोल के। और इसको हमने क्या नाम दिया, अवोगाद्रो नंबर, पहली चीज़। ठीक है। उसके बाद मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर मास। मोलर द्रव्यमान का मतलब हो जाता है 1 मोल पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान, उसको ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाए तो। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि आपका मोलर परमाणविक द्रव्यमान, जिसको हम ग्राम परमाणु भार भी कह सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 मोल एटम का ग्राम में द्रव्यमान, या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का द्रव्यमान, और किसमें, ग्राम में। इसी तरह मोलर आणविक द्रव्यमान, मोलर आणविक द्रव्यमान, जिसको कि हम ग्राम अणु भार कहते हैं। ये आपका 1 मोल मोलिक्यूल का ग्राम में मास हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल का मास, किसमें, ग्राम में। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि इतने अणुओं का ग्राम में अगर हम मास व्यक्त करते हैं तो वह क्या हो जाता है, आपका मोलर मास होगा। क्लियर है ये चीज़। अब बच्चों, अगर आपको मोल निकालना है, यानी पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करना होता है, तो मोल बराबर क्या लिख सकते हैं हम, मोल बराबर ग्राम में भार बटेवा अणुभार, अगर वह अणु है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, अगर आणविक द्रव्यमान आपके पास है तो मोल निकालना, तो ग्राम में अणुभार का भाग लगा देंगे। या लिख सकते हैं ग्राम में भार अपॉन परमाणु भार, या लिख सकते हैं ग्राम में भार अपॉन सूत्र भार, या लिख सकते हैं हम टोटल ग्राम में भार अपॉन अवयवी कण का मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना। अणुभार का मतलब यहाँ पर किस है, ग्राम अणुभार, सॉरी ग्राम अणुभार, ग्राम परमाणु भार और ग्राम सूत्र भार, जिसको हम मोलर मास कहेंगे। तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अपन, जैसे कि आपको 180 ग्राम H2O दिया गया है। अब आपको इसके मोल बनाने हैं, कितने मोल हैं, तो कितने मोल होंगे, तो इसके मोल बराबर क्या हो जाएगा, भार कितना है 180, और H2O का जो ग्राम अणु भार है वो कितना हो जाता है 18, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 मोल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यदि आपको अवयवी कणों की संख्या चाहिए, अवयवी कणों की संख्या, तो इसका मतलब हो जाता है मोल जितने हैं इंटू Na, अवोगाद्रो नंबर से उसको क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका 10 मोल आया है। अब आपसे बोले H2O के कुल कितने अणु हैं, तो H2O के कुल कितने अणु, तो 10 मोल में कितने अणु हो जाएंगे, तो 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻24, तो 10 में कितने हो जाएंगे, इतने अणुओं की संख्या होगी।
ठीक। और यहीं से आप लिख सकते हैं, अगर आपको मोल में मात्रा चाहिए तो मोल बराबर क्या हो जाता है, अवयवी कणों की संख्या अपॉन अवगाद्रो नंबर। इससे भी आपको क्या मिल जाएगा, मोल। तो मोल ज्ञात करने के लिए आपके पास जो भी भार दिया गया है उसमें यदि वह तत्व है और परमाणु पूछ रहा है तो परमाणु का जो आपका ग्राम परमाणु भार या मोलर परमाणु भार है उसका भाग लगा देंगे। इसी तरह से अगर अणु है तो ग्राम अणु भार का भाग लगा देंगे, और इसी तरह से अगर आपको सूत्र भार दिया गया है तो ग्राम सूत्र भार का उसमें भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिल जाता है, मोलों की संख्या मिल जाती है। ठीक है बच्चों, मिटा लो इसको। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर मिटा देता हूँ मैं। अब एक चीज़ और देखिए बच्चों, यदि आपको आयतन के रूप में वैल्यू दे रखी है और उससे आपको अगर मोल निकालना है, ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है कि एसटीपी या एनटीपी पर एक मोल पदार्थ का या यहाँ पर गैस ली जाए तो एक मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 ml। ओके, एक मोल पदार्थ का, एक मोल अगर आपकी गैस है तो एक मोल गैस का आयतन कितना होगा वहाँ पर, 22.4 लीटर गैसों के लिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि अगर आपका 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम आ रहा है तो उसमें कितने हैं, एक मोल है, यानी कि वहाँ पर गैस के अणुओं की संख्या कितनी है, अवगाद्रो नंबर के बराबर है। यानी कि एक मोल गैस बराबर क्या हो जाता है, 22.4 लीटर एसटीपी पर। एसटीपी आपको मैंने बता रखा है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन, प्रेशर वहाँ पर क्या होगा 760 mm। अगर ये है तो वहाँ पर आपको जो आयतन प्राप्त होता है, अगर 22.4 लीटर आता है तो वो क्या हो जाता है आपका एक मोल, और इसी के बराबर क्या हो जाते हैं, गैसीय अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अणुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, Na के बराबर हो जाती है। अतः मोल बराबर हम लिख सकते हैं एसटीपी पर गैस का आयतन अपॉन 22.4 लीटर, और ये आयतन भी किस में है, लीटर में, और यदि ml में है तो इसको क्या कर देंगे हम, 22,400 कर देंगे। जैसे किसी गैस, माना कि नाइट्रोजन गैस है और इसका एसटीपी पर आपको आयतन कितना मिला है, 600 ml वॉल्यूम मिला है एसटीपी पर, तो कितने मोल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा आपका, एसटीपी पर आयतन कितना है 600 ml अपॉन कितना हो जाएगा 22,400, क्योंकि एक 22,400 पर एक मोल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर मोल हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया है, 3/112 ये आपके मोल हो जाएंगे नाइट्रोजन के। और इतने मोल हैं तो N2 के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इनटू अवगाद्रो नंबर कर देंगे तो N2 अणुओं की संख्या भी आपको मिल जाएगी। ये N2 के अणुओं की संख्या होगी। क्लियर। तो आयतन के रूप में ये दिया गया हो तो, और आगे हम पढ़ेंगे, मैं आपको ब्रीफ में वापस थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपको आयतन एनटीपी पर नहीं और प्रैक्टिकली दे रखा है तो वहाँ पर एक सिंपल सा सूत्र ध्यान रखिए, P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। P1 V1 और T1 ये सारे ही प्रायोगिक मान हैं। जब आप प्रयोग कर रहे हैं उस समय का दाब कितना है वो रखा जाएगा। V1 आपको उस ताप दाब पर कितना आयतन मिल रहा है वो रखा जाएगा। T1 उस समय का ताप होगा। और P2 760 mm रखा जाएगा। V2 एनटीपी पर कन्वर्ट करेंगे तो ज्ञात करना है, और T2 आपका 273 केल्विन रख लिया जाएगा। तो V2 बराबर जो होता है आपका, यहाँ से हम V2 बराबर निकालेंगे तो P1V1 इंटू T2 अपॉन P2 T1। अब आप यहाँ पर वैल्यू रख दें, जो भी आपका प्रायोगिक दाब है वो यहाँ रख दिया जाएगा,
आयतन यहाँ रख दिया जाएगा, टेम्परेचर यहाँ रख दिया जाएगा 273, और P2 यहाँ पर आपको 760 रखना है, और T1 यहाँ पर क्या है, उस समय का जो टेम्परेचर है वो केल्विन पर, ये केल्विन में लिखा जाएगा। इससे आप प्रायोगिक आयतन को किस में बदल सकते हैं, एनटीपी पर। और जब एनटीपी पर आयतन आता है तो उस आयतन को यहाँ रखेंगे और 22.4 लीटर का भाग लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैंने इसके साथ ही थोड़ा आपको बता दिया है कि अगर आपको आयतन एसटीपी पर नहीं दिया गया है और प्रायोगिक रूप से दिया गया है, तो प्रायोगिक दाब, आयतन और ताप जो आपको प्राप्त होता है, और यहाँ पर P2 और T2 का मान 760 और 273 केल्विन रखकर V2 निकाल लेते हैं। जो V2 आता है वो किस पर आ जाता है, STP पर आ जाता है। फिर STP पर जो आपका आयतन है उसमें 22.4 का भाग लगा देते हैं लीटर में, तो आपको क्या होगा, नंबर ऑफ मोल मिलेंगे, और नंबर ऑफ मोल मिलेंगे तो अणुओं की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मिटा दूं। अब एक चीज और देखें आप, मोल को हम एक साथ एक ड्रॉ कर सकते हैं। मोल बराबर क्या हो जाता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। और पार्टिकल में मैंने बताया अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी हो, उसकी इकाई जो है उसकी संख्या के बराबर। ठीक है, मोल बराबर क्या हो जाता है, ग्राम में द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। अब यदि परमाणु का है तो ग्राम में भार बटेवा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मोलर मास जो लिखेंगे तो परमाणु का मोलर मास हो जाएगा। अगर अणु है तो अणु का आ जाएगा, सूत्र है तो सूत्र का आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मोल क्या हो जाता है, एसटीपी पर आयतन लीटर में अपॉन 22.4 लीटर। ये सारी चीज़ें किसको व्यक्त कर रही है, मोल को कर रही है। ओके, यानी कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 1 मोल होगा। क्लियर। और अगर आपको पार्टिकल निकालना है, पार्टिकल कितने हैं, तो मोल से हम क्या करेंगे, उस Na मोल को Na से डिवाइड कर देंगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है ना। या कुल अवयवी कणों की संख्या अपॉन Na किया जाए तो भी आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका मोल कंसेप्ट है सिंपल सा, कि किसी भी रूप में आप, यदि आपको भार के रूप में दिया गया, ग्राम के रूप में, तो आप उसके मोल बना सकते हैं। मोल ज्ञात हो गया है, ठीक है, तो आपको पता है कि मोल जब पता है तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो इनटू Na हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट समझ में आ गया। चलो इसको उतार लो। अब लेते हैं हम प्रतिशत संगठन के बारे में, कि किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या होता है। प्रतिशत संगठन किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। तो प्रतिशत संगठन का मतलब हो जाता है कि किसी यौगिक या पदार्थ में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा, उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। कि कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो उस पदार्थ के अंदर उपस्थित जितने तत्व हैं उन तत्वों की कितनी मात्रा, कितनी प्रतिशत मात्रा प्रेजेंट्स है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन H2O, इसमें आपको प्रतिशत मात्रा निकालनी है, हाइड्रोजन का प्रतिशत और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो H2O में H कितना है, 2 परमाणुकता है, तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 2 ग्राम। ओके, और ऑक्सीजन कितना है, 1, इसका मोलर मास कितना हो जाता है, 16 ग्राम। और H2O का मोलर मास कितना हो जाता है, 18 ग्राम।
अब 18 ग्राम टोटल आपके मोलिकुलर जो फॉर्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूल दिया गया है, इसका मोलर मास है। और इसमें से हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16। तो H प्रतिशत कितना हो जाता है, तो 2 कितने में से 18 में से इंटू 100/1 और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना हो जाता है 16/18 इंटू 100/1। तो ये हो जाएगा 100/9, इसका मतलब 11.11%। और रेस्ट इसका आएगा क्योंकि 2 ही है, तो इसको भी अगर अपन निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो गया आपका 9। सॉरी 8, तो ये हो गया 800/9। तो यहाँ से निकालेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 8 बार हो गया। तो ये इससे माइनस करेंगे तो भी वही आएगा, तो 89.99%। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मिटा दो इसको। H2SO4 का प्रतिशत संगठन लिखिए। H2SO4 में आपके 2 तो H हैं, 1 S है और 4 क्या है ऑक्सीजन है। 2 H का कितना हो जाता है मोलर मास 2 ग्राम, सल्फर का कितना हो गया 32 ग्राम और ये हो गया आपका 4 × 16 = 64 ग्राम। टोटल कितना हो जाता है 98 ग्राम। तो H परसेंटेज कितना हो जाएगा 2/98 इंटू 100/1। S प्रतिशत कितना हो जाएगा 32/98 इंटू 100/1 और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 64/98 इंटू 100/1। अब आप इनको सोल्व करोगे तो इन सब की परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में? तो प्रतिशत संगठन का मतलब हो जाता है किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को क्या कहा जाता है, उसका प्रतिशत संगठन कहा जाता है। और साधारणतः प्रतिशत संगठन को हम लिख सकते हैं कि प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व का भार अपॉन यौगिक का भार इंटू 100/1। क्लियर है? चलो इसको उतार लो। फिर अपन आज के जो पढ़ाए मैंने उन पर हम कुछ न्यूमेरिकल या कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं ताकि आपकी टॉपिक क्लियर हो जाए। अब एनसीईआरटी की बुक में आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वहीं से मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है मोलर मास ज्ञात कीजिए H2O का, CO2 का और CH4 का। तो H2O का मोलर मास कितना हो जाता है, तो H2O का मतलब यहाँ पर 2H है प्लस 1O है, इसका हो गया 2 प्लस O का कितना होता है 16, तो कितना आ जाएगा आपका 18 ग्राम। ठीक। CO2 का मतलब आपका कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 16 प्लस 16 32 = कितना हो जाएगा 44 ग्राम। मेथेन CH4 का तो कार्बन 1 है 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 = कितना हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। Na 2 मोल है, सल्फर 1 मोल है, ऑक्सीजन 4 मोल है। यहाँ पर सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना 23, तो 23 × 2 डायरेक्ट लिख दूँ मैं 46 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 = कितना हो जाएगा 64। ठीक। अब आप इसका सम कर दें तो ये हो गया आपका 6 6 12, फिर आपका हो गया 7 6 13 142 ग्राम। ओके, ये हो जाएगा आपका 142 ग्राम। अब Na का परसेंटेज चाहिए आपको, तो Na का परसेंटेज कितना हो जाएगा 46/142 × 100/1।
सल्फ़र का परसेंटेज कितना हो जाएगा 32/142 इंटू 100/1 और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा 64/142 इंटू 100/1। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनका प्रतिशत संगठन प्राप्त हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। आपको इसके लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, एक का दे रखा है। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल कितना हो जाता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल के बराबर। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, तो एक का दे रखा है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब इसको यदि आप मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग आपका आ जाता है 96500 अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, कूलाम। ओके। और बच्चों ध्यान रखना है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही 1 फेराडे भी कहा जाता है, तो ये 1 फेराडे के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से कॉपर कितना प्राप्त किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट का टोटल वेट कितना है, उसमें कितना कॉपर है, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो कॉपर का होता है 63 प्लस सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का हो गया 16 इंटू 4 64, ठीक है। अब इनको आप पहले तो टोटल कर लें, तो ये हो जाएगा 9159 ग्राम। अब आप देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट का 1 मोल जो लिया है इसमें मोलर मास कितना हो जाता है इसका 159 ग्राम, क्लियर है। और 159 ग्राम में कॉपर कितना है, यानी कि 159 ग्राम से हमें कॉपर कितना मिलेगा 63। अब आपके पास कितना ग्राम है 100 ग्राम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 159 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें कॉपर कितना मिल रहा है 63 ग्राम। इसलिए 1 से कितना मिलेगा 63/159, आसान है। और फिर आपके पास कितना दिया गया है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम से कितना हो जाएगा 63/159 इंटू 100/1। और अब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा उतना आपको कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है C2H6 एथेन है, कार्बन के मोलों की संख्या। तो C2H6 में कार्बन कितने नज़र आ रहे हैं आपको 2, तो कार्बन के मोल कितने हो गए 2 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 6 मोल। और C2H6 में अणुओं की संख्या, तो C2H6 कितना हो गया, ये 1 मोल है। और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 मोल C2H6 है तो अणुओं की संख्या हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। समझ में आया बच्चों। तो ये मैंने आपको आज मोल कंसेप्ट के बारे में, ठीक है, प्रतिशत संगठन के बारे में, परमाणुक और आणविक द्रव्यमान के बारे में, तो ये आपको बेसिक चीज़ें होती है, मेरे हिसाब से पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक्सरसाइज और करें इस पर फर्दर आगे जब थोड़ा पढ़ेंगे हम मोलरता वगैरह के बारे में, तो मोल कंसेप्ट के साथ आपके कई सारे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इंटरचेंज किए जाते हैं, मोल की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोल से हमें पदार्थ की मात्रा का पता लग जाता है। यानी कि वहाँ पर मात्रा का मतलब आपको एक पार्टिकल का भी पता लगाना हो तो हमें मोल कंसेप्ट को काम में लेना पड़ता है, और उसके आधार पर कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व किया जा सकता है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, इसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट के बारे में और इक्विवेलेंट वेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहेंगे। थैंक यू।